नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 12 फरवरी को सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना है, जिसमें पेपर सेकेंड जो होगा वो सीसेट का होगा, जिसमें रीजनिंग के लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको पता होगा, वर्तमान का जो पैटर्न है सीसेट का थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत ही टफ पूछा जा रहा है। मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही टफ पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आप इसको एक सैंपल पेपर के जैसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो यह एनालॉजी का प्रश्न है। एनालॉजी, इसको बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता, इसका मतलब क्या होता है? समानता होता है। समानता, उसमें भी ये जो टाइप है, ये कौन से टाइप का प्रश्न है? तो यह है ग्रुप एनालॉजी। ग्रुप एनालॉजी मतलब समूह सादृश्यता। अगर एनालॉजी की बात करूं मैं, तो पिछले 2 वर्षों में सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सारे एग्जाम्स में यहां से एक प्रश्न 2 प्रश्न पूछा गया है। आप एसीएफ के एग्जाम को उठा के देख लीजिए, एई के एग्जाम को उठा के देख लीजिए, सीजीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था स्टेट सर्विस एग्जाम 2021 का, उसको उठा के देख लीजिए। एक प्रश्न 2 प्रश्न आपको इस चैप्टर से दिखाई देगा ही। तो एनालॉजी सादृश्यता का मतलब होता है समानता। तो आपको यहां पे जो प्रश्न दिया गया है ये ग्रुप एनालॉजी का है, मतलब समूह सादृश्यता का प्रश्न है। ये आपको बोल क्या रहा है, इस सेट में जो संख्याएं दी गई हैं 4, 7 और 359, इनमें जो संबंध है वही संबंध कौन से ऑप्शन की संख्याओं में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो इसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वर्ग, घन, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब जो कि पाइथागोरस प्रमेय में सेट हो जाएं। ये कुछ बेसिक बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। इस चैप्टर को जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन छोड़ के जाने वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2-2 प्रश्न यहां से पूछ रहा है पीएससी। अब यहां पे आपको बोल क्या रहा है, 4, 7 और 359 में संबंध आपको बताना है कि इन तीनों संख्याओं में संबंध क्या है। तो यहां पे मैं बहुत ज्यादा अप्रोच आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसको मैं सैंपल पेपर के जैसे ले रहा हूं। तो मैं आपको फटाफट सॉल्यूशन ही बताऊंगा। जितना पॉसिबल है उतना मैं एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा आपको। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पूरे चैप्टर को डील नहीं कर पाऊंगा। चैप्टर को जब मैं डील करता हूं तो वहां पे आपको बताता हूं कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न को डील करना है, वो सारी बातें समझाता हूं। लेकिन यहां पे मैं सीधे प्रश्न में आ रहा हूं, 4, 7 और 359 इनमें क्या संबंध है यह आपको बताना है। मैंने बोला कि सादृश्यता के प्रश्नों में वर्ग आपको दिखाई देने चाहिए, घन आपको दिखाई देने चाहिए। वर्ग का मतलब स्क्वायर, घन का मतलब क्यूब्स, ये आपको दिखाई देने चाहिए। जैसे अगर मैं 7 बोला तो 7 अगर दिख रहा है तो 343 तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, 49 तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे 4 अगर दिखाई दे रहा है तो 64 तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, 16 तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। ऐसे आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए। 7 दिखाई दिया तो 343 है क्या? 4 दिखाई दिया तो 64 है क्या? 7 दिखाई दिया तो 49 है क्या? 4 दिखाई दिया तो 16 है क्या? ऐसे वर्ग, घन तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए। तो जैसे यहां पे आपने 7 देखा तो 343 तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास कोई संख्या है। तो 7 आपने देखा तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 343 तो नहीं है, लेकिन 343 के आगे 359 है। मतलब 343 में कितना जोड़ने पर 359 आएगा? तो 16 जोड़ने पर 359 आएगा। ऐसा सोचेंगे आप। 300 और 400 के बीच की कोई संख्या है और 7 भी साथ में है, मतलब 7 का क्यूब के साथ खिलवाड़ चल रहा है। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। अब 343 में कितना जोड़ने पर 359 आएगा? 16 जोड़ने पर। ये तो सोच पाएंगे।
अब क्या 16 का संबंध 4 से बनता है क्या? तो 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। तो हो सकता है ये वाला लॉजिक काम कर जाए। तो देखते हैं ये लॉजिक लग रहा है क्या। तो लॉजिक क्या लग रहा है यहां पे, बीच वाली संख्या का क्यूब करना है और पहली वाली संख्या का स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ने पर तीसरी संख्या मिल रही है। खोजते हैं ऐसा लॉजिक है क्या। तो 3 का क्यूब कितना होगा? तो 3 का क्यूब होता है 27, समझ आ रहा है। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर होगा 100, दोनों को जोड़ने पर 127 आएगा। ये तो मैच नहीं हो रहा है, 172 है यहां पे। इसको देखिए, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 4 का क्यूब होगा 64, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है? 89, लेकिन यहां पे तो 98 है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 8 17, लेकिन यहां पे कितना है? 71। इसको देखिए, 8 का क्यूब कितना होता है? 512, तो 8 का क्यूब होता है 512, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है? 6 2 8, 3 1 4, 548। ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है 548। ऑप्शन डी जो है वो इसके जैसे संबंध को दर्शा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को डील करना है आपको, क्योंकि ये चैप्टर टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि दिक्कत यह है कि आपको प्रश्न को सेट करने वाले के हिसाब से सोचना है कि प्रश्न सेट करने वाले ने क्या सोच के ये 3 संख्याएं लिखी हैं आपकी। तो यहां पे आप देख सकते हैं 359 है और 7 है। तो 7 अगर है और 7 में कोई संख्या 300 और 400 के बीच में है, तुरंत आपके दिमाग में 7 का क्यूब आना चाहिए। 7 का क्यूब होता है 343। अब 359 कैसे लाया जाए? तो 16 जोड़ने पर 359 आएगा। तो ये 16 कैसे आया होगा? तो 4 का वर्ग करने पर 16 आया होगा। तो यहां पे आपने समझा 7 का क्यूब प्लस 4 का वर्ग। तो आपने देखा 8 का क्यूब प्लस 6 का वर्ग, तो 8 का क्यूब और 6 का वर्ग। 8 का क्यूब होता है 512, ध्यान रखेंगे, याद होना चाहिए। 512 और 36 कितना होगा? 548। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन ऑप्शंस में मैच नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं 3 का क्यूब 27 और 10 का वर्ग 100, 27 और 100 127, 172 है। 4 का क्यूब 64, 5 का वर्ग 25, 64 और 25 जोड़ने पर 98 नहीं आ रहा है, 89 आ रहा है। 2 का क्यूब 8 और 3 का वर्ग 9, 8 और 9 17, लेकिन है कितना? 71। ऑप्शन डी मैच कर रहा है ये वाले सेट के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी अप्रोच होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या बोल रहा है देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यह कंप्लीट प्रश्न है आपका। अब देखिए, श्रृंखला का प्रश्न है ये। श्रृंखला चैप्टर मतलब सीरीज, इसी में एक और चैप्टर को मैं शामिल कर रहा हूं, लुप्त पद। ये 2 ऐसे चैप्टर हैं, श्रृंखला मतलब सीरीज और लुप्त पद मतलब मिसिंग टर्म। ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपको 4 प्रश्न लगभग हर साल दिखाई देंगे। 4 प्रश्न हर साल दिखाई देंगे, ज्यादा भले हो जाएंगे, कम नहीं होने वाले। 4 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, श्रृंखला के प्रश्नों में कुछ अलग ही लॉजिक ढूंढते हैं। तो ऐसा करना ही नहीं है बिल्कुल। आपको केवल ध्यान रखना है कि संख्याओं वाली श्रृंखला जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है संख्याओं, देखिए संख्याओं वाली श्रृंखला की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे जो श्रृंखला है ये संख्याओं वाली श्रृंखला है। ये जनरली 2 प्रकार की होगी, एक होगी डिफरेंस वाली और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाली। मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन वाली। तो संख्याओं वाली श्रृंखला जनरली 2 प्रकार की होती है। एक होती है डिफरेंस वाली, डिफरेंस मतलब जोड़ना या घटाना दोनों आ गया है, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला। कैसे पहचानेंगे आप? तो डिफरेंस वाली श्रृंखला को कैसे पहचानेंगे? जो वृद्धि होगी श्रृंखला में वो धीरे धीरे होगी, या जो कमी होगी श्रृंखला में वो धीरे धीरे होगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाली श्रृंखला में वृद्धि तेजी से होगी या कमी तेजी से होगी। पूरे श्रृंखला को देख के आप पहचानेंगे कि वो श्रृंखला डिफरेंस वाली है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली है।
अगर धीरे धीरे वृद्धि हो रही है मतलब वो श्रृंखला है डिफरेंस वाली, या धीरे धीरे कमी हो रही है तो वो श्रृंखला है डिफरेंस वाली। लेकिन तेजी से वृद्धि हो रही है, तेजी से कमी हो रही है, मतलब वो श्रृंखला है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाली। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, देखिए 5, 8, 12, 17, 23, 30। तो ये श्रृंखला आपको दिखाई दे रहा है कि ये श्रृंखला क्या है, डिफरेंस वाली। जो वृद्धि हो रही है वो धीमे धीमे हो रही है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, देखिए 10, 29, 66, 127, 218, 345। इस श्रृंखला को देखेंगे तो ये भी डिफरेंस वाली श्रृंखला ही है। आपको लगेगा कि सर 10 का लगभग 3 गुना है 29, लेकिन केवल 2 पदों को देख के आपको नहीं पहचानना है, आपको पूरी श्रृंखला को देख के पहचानना है कि वो श्रृंखला डिवीजन वाली है, मल्टीप्लिकेशन वाली है या फिर डिफरेंस वाली है। पूरी श्रृंखला को देखो तो आपको समझ में आएगा यार 218 का डबल भी नहीं है ये, 127 का डबल भी नहीं है ये। पूरी श्रृंखला को देखना है। तो ये श्रृंखला भी किसकी है, डिफरेंस वाली है। इसको धीमा वृद्धि ही बोलोगे आप इसको ऐसा नहीं बोलोगे कि 10 का तिगुना हो गया लगभग। सर 2 पदों को देख के नहीं पहचानना है कि वो श्रृंखला मल्टीप्लिकेशन की हो गई। पूरे श्रृंखला को देखो, तो पूरे श्रृंखला को देखोगे तो 10, 29, 66, 127, 218, 345। अंतिम के 2 पद पूरा आपको जानकारी दे देंगे। 127, 218, 345। तो आपको दिखाई दे रहा है 218 का डबल भी नहीं है यार, 127 का डबल भी नहीं है। जबकि अगर मल्टीप्लिकेशन वाली श्रृंखला होती तो वृद्धि बहुत तेजी से होती। जैसे ये देखो 5, 10, 30, 120, समझ आ रहा है, 600। इस श्रृंखला को देखोगे तो समझ में आएगा ये श्रृंखला जो है ये मल्टीप्लिकेशन की श्रृंखला है। देख पा रहे हो, अंतिम वाले को देखो, 120 का कितना गुना है, 5 गुना, 30 का कितना गुना है, 4 गुना, 10 का कितना गुना है, 3 गुना। पूरे श्रृंखला को देखना, उसके बाद समझ में आएगा कि वो श्रृंखला किसकी है, डिफरेंस की है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की है। तो केवल 2 पद को मत देखना, केवल 2 पद को देखोगे तो 5 से 10 हो रहा है, जबकि यहां तो 10 से 29 हो गया है। तो ये तो फिर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। लेकिन पूरे श्रृंखला को देखना, तो पूरे श्रृंखला को देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये श्रृंखला डिफरेंस की है और ये श्रृंखला मल्टीप्लिकेशन की है। अंतिम के 2 को देखो ना यार, डबल भी नहीं है, डबल भी नहीं है, मतलब ये श्रृंखला किसकी है, डिफरेंस की है, और ये श्रृंखला किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की है। तो पहले तो श्रृंखला को पहचानना है। तो मैंने बोला संख्याओं वाली श्रृंखला 2 प्रकार की होगी, डिफरेंस जिसमें जोड़ना घटाना दोनों शामिल है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, देखना मैंने ये एग्जांपल लिया 10, 29, 66, 127, 218, 345, अगला पद पूछ लिया मैंने। अब यहां पे आपको लगेगा कि सर मैंने पहचान तो लिया कि श्रृंखला डिफरेंस की है, उसके बाद क्या करें। मैंने क्या किया है, देखो मैंने किया है 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब प्लस 2। तो आप क्या करते हैं यहां पे, 8 का क्यूब प्लस 2, 512 होता है 8 का क्यूब, उसमें 2 जोड़ूंगा तो 514। आप बोलेंगे सर आप तो खुद से क्वेश्चन को सेट किए हैं, तो आपको तो पता चल गया कैसा पैटर्न लग रहा है, लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि ये लॉजिक लग रहा है। आपको तो पता चल गया, क्यों पता चल गया, क्योंकि भाई आपने तो क्वेश्चन को सेट किया है, लेकिन हमको पता कैसे लगेगा। तो आपको ऐसा करना भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है, बताने के बाद बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में सोच थोड़ी पाएंगे। तो एग्जाम में क्या करना है, पहले तो पहचानना है। आपने पहचान लिया कि श्रृंखला किसकी है, डिफरेंस की है। अब क्या करो, डिफरेंस निकालते जाओ। 10 और 29 का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, 18, सॉरी कितना आएगा, 10 और 29 का डिफरेंस 19 आएगा। आएगा, फटाफट डिफरेंस तो निकाल सकते हो ना यार। 29 में से 10 घटा दो, कितना आएगा, 19। 29 और 66 का डिफरेंस, 16 में 9 जाएगा, 7, 5 में 2 जाएगा, 3, 37 आएगा।
उसके बाद 66 और 127 का डिफरेंस, 7 में 6 जाएगा 1, 12 में 6 जाएगा 6, यहां पे डिफरेंस कितना आएगा, 8 में 7 जाएगा 1, 11 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहां पे डिफरेंस कितना आएगा, 15 में 8 जाएगा 7, 3 में 1 जाएगा 2, 3 में 1 2, 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। आपने बोला ये तो कर लिए सर, इसके बाद क्या करें, यहां 19 जोड़े, यहां 37 जोड़े, यहां 61 जोड़े, यहां 91 जोड़े, यहां 127, अब आगे कितना जोड़े हमको क्या पता सर, लॉजिक तो समझ ही में नहीं आया। इन दोनों का डिफरेंस 19, इन दोनों का डिफरेंस 37 आएगा ना, 16 में 9 जाएगा 7, 5 में 2 जाएगा 3, इन दोनों का डिफरेंस 7 में 6 जाएगा 1, 12 में 6 जाएगा 6, 8 में 7 जाएगा 1, 21 में 12 जाएगा 9, 15 में 8 जाएगा 7, 3 में 1 जाएगा 2, 3 में 2 जाएगा 1। लेकिन अब क्या करें, ये तो कर लिए सर, समझ में नहीं आया, वापस से डिफरेंस निकालो, वापस से डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 18, यहां कितना आएगा, 11 में 7 जाएगा 4, 5 में 3 जाएगा 2, यहां कितना आएगा 0 और 3, यहां कितना आएगा 6 और 3। ये देखो वापस से आपने डिफरेंस निकाल दिया। अब पकड़ में आ गया, 18 के बाद 24 आया सर, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, 6 जोड़ा तो 24, 6 जोड़ा तो 30, 6 जोड़ा तो 36, पकड़ में आ गया सर। नहीं आता तो एक बार और डिफरेंस निकालता, 6 6 6 आ जाता फिर, लेकिन इतना तो दिख जाएगा सर कि 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, तो अगला क्या होगा 42 होगा, कंफर्म सर। अब 42 होगा तो 19 में 18 जोड़ के 37 आता है, 37 में 24 जोड़ के 61, 61 में 30 जोड़ के 91, 91 में 36 जोड़ के 127, तो मैं क्या करूंगा सर 127 में 42 जोड़ूंगा, कितना आएगा 7 2 9, 12 4 16, 169। इसका मतलब आंसर कितना आएगा सर 345 में 169 जोड़ दूंगा, 9 और 5 14, 6 4 10 और 1 11, 3 4 और 1 5, 514, यही तो आंसर था। डिफरेंस निकालो, फिर डिफरेंस निकालो, फिर डिफरेंस निकालो, आंसर 100% मिलेगा आपको। जो काम एग्जाम में आप कर सकते हो वो सिखा रहा हूं, समझ आ रहा है। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको, ट्रिक बताने से तो मैथ्स बनता ही नहीं है, रीजनिंग बनता ही नहीं है। मैं ऐसा कुछ बता रहा हूं जिससे आप एग्जाम में नंबर ला सकते हो। ऐसा करने में आपको 10 सेकेंड लगता, लेकिन कर ही नहीं पाओगे ना, दिक्कत यह है, कर ही नहीं पाओगे। ऐसा कर सकते हो आप, आपने पहचान लिया श्रृंखला किसका है, डिफरेंस का है, तो ये काम कर सकते हो। डिफरेंस निकाला, पैटर्न पकड़ में आया क्या, नहीं आया, वापस से डिफरेंस निकाला, पैटर्न पकड़ में आ गया मेरे को। 18 24 30 36 तो 42, 127 में 42 जोड़ा 169, इसका मतलब 345 में 169 जुड़ना है, आंसर कितना 514। बहुत सारे अप्रोच है यार, लेकिन अभी मेरे पास समय बहुत सीमित है, फिर भी मैंने पिछला 10 से 15 मिनट इसी प्रश्न में दे दिया है, समय बहुत सीमित है। तो मैं इस प्रश्न में आता हूं। कुछ स्टैंडर्ड श्रृंखलाएं होती हैं जो लगती हैं किसकी, डिफरेंस की, लेकिन होती हैं किसकी, मल्टीप्लीकेशन की, तो वो भी लिखवाता हूं मैं। कुछ स्टैंडर्ड श्रृंखलाएं हैं जो लगती है किसकी है, वो डिफरेंस की, लेकिन एक्चुअल में होती है मल्टीप्लीकेशन की। क्यों होती है वो बहुत सारी बातें हैं। तो श्रृंखला का लेक्चर अगर आप देख लेंगे मेरा, तो आपको गारंटी दे रहा हूं मैं 90% क्वेश्चंस आप डील कर ही लेंगे, कंफर्म कर लेंगे आप। क्योंकि मैं कोई ट्रिक नहीं बताता हूं जनरली कि ऐसा करने से दिख जाएगा आंसर। मैं जो एक्चुअल चीजें बच्चे वहां कर पाएंगे, जो सोच पाएंगे, वो बता रहा हूं मैं, कि बच्चे जो सोच पाएंगे वो तरीका मैं बताता हूं कि बच्चे हाँ ये सोच पाएंगे, ये सोच ही नहीं पाएंगे बच्चे। वो तो मैं बता दिया तो आपको आसान लग रहा है, खुद से सोच पाओगे क्या, खुद से ये कर पाओगे आप, वही सब सीखना होता है यार। अब इसको देखो, 24 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा, 11 आएगा। 35 और 51 का डिफरेंस कितना आएगा, 16 आएगा। यहां देखो 3 और 1 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का 2, यहां देखो कितना आ जाएगा, 102 में 73 जाएगा, कितना बचेगा 29। 11 16 22 29, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, एक बार और डिफरेंस निकाल देता हूं। ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 7। अब समझ में आ गया कि सर 11 में 5 जोड़ा, 16 में 6 जोड़ा, 22 में 7 जोड़ा, तो 29 में कितना जोड़ूंगा सर 8, 29 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 29 और 8 होता है 37। इसका मतलब 102 में 37 जुड़ेगा, 102 में 37 जुड़ेगा, कितना आएगा 139। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब इसके लिए आप लॉजिक ढूंढेंगे अपने हिसाब से तो नहीं बनेगा यार। देखो अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का, यहां से भी प्रश्न हर बार पीएससी पूछता है, 2 2 3 3 प्रश्न। तो ये जो प्रश्न आपके सामने है ये कोडिंग डिकोडिंग का है।
कोडिंग डिकोडिंग, इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, 2 प्रश्न गारंटी है, लिख लीजिए यहां से, 2 प्रश्न का एकदम गारंटी दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए, पूछेगा यहां से और अच्छे लेवल के पूछेगा। वो फद्दू वाले प्रश्न पूछने बंद कर दिया कि मैं राम को ऐसा लिख दूंगा SBN, तो R से 1 बढ़ाया, A से 1 बढ़ाया, M से 1 बढ़ाया, ये सब का जमाना खत्म हो गया भाई। अब समझ आ रहा है, ये सब का जमाना अब खत्म हो गया है, ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं अब। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न देख के बच्चे छोड़ देते हैं, उनको मिलता ही नहीं, क्योंकि अप्रोच ही नहीं पता है उनको, अप्रोच सही रखना है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, BIRTH, बर्थ, बर्थ को क्या लिख रहा है वो, तो बर्थ को लिख रहा है 25129719, BIRTH, बर्थ को क्या लिखा है 25129719। इसके अलावा एक और है डेविल, डेविल को क्या लिख रहा है देखिए 23851215। ग्लोरी को पूछ रहा है क्या लिखेगा। अब देखिए, अब ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो दिक्कत हो गया सर। आजकल ऐसा पूछना बंद कर दिया है, इधर 5 ठो तो इधर 5 ठो, ऐसा कुछ नहीं है, इधर 5 इधर 10, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको करना क्या है कोडिंग डिकोडिंग में, इसमें भी अप्रोच ही काम आएगा। आपको जैसे ही बी दिखाई दिया, तो बी दिखाई दिया तो आपको समझना है कि भाई बी का नंबर होता है कितना 2, तो बी को देख के 2 और 25 आपको एकदम दिमाग में याद आना चाहिए। बी को देखा और 2 और 25 को याद किया, जैसे डी को देखा, ये देखो डी को देखा, जैसे डेविल वाले को मान लो पहचानना है आपको, तो डी को देखा, तो डी को देख के याद आना चाहिए क्या 4 और 23, दोनों याद आना चाहिए आपको। केवल 4 याद आने से काम नहीं चलने वाला, 4 और 23 दोनों याद आना चाहिए डी को देख के। 4 क्या है उसका प्लेस वैल्यू और 23 क्या है उसका विपरीत वैल्यू है। 4 है उसका प्लेस वैल्यू और 23 है उसका विपरीत वैल्यू। बी का प्लेस वैल्यू 2 है और विपरीत कितना है 25, एकदम याद होना चाहिए यार। आपको मैं बोला कि भाई बताओ आप जी को देख के क्या याद करेंगे, तो आप जी को देख के 7 और 20 दोनों को याद करेंगे। मैं बोला बताओ आर को देख के क्या याद करोगे, तो आर को देख के 18 और 9 दोनों याद करोगे। 18 है क्या उसका प्लेस वैल्यू और 9 क्या है उसका विपरीत वैल्यू। ऐसे याद आनी चाहिए चीजें। और 25 तो छोड़ो, आपको बी को देख के 2 और 25 के साथ साथ में 7 भी याद आना चाहिए। 2 मिला तो ठीक, नहीं मिला तो 25 मिलेगा, नहीं मिला तो 7 मिलेगा। फिर 7 क्या है 25 का टोटल 7। ऐसे चीजें याद रहेंगी तब जाके बनेगा आपसे। अब पहचानते हैं, डी को आपने देखा तो आपको दिमाग में क्या याद आना चाहिए 4 और 23। 4 है क्या नहीं, 23 है क्या है, दे दो डी को, ये हो गया डी का। लिख दो यहां पे अपोजिट लिखा है। डी को देखे तो 4 और 23 याद आना चाहिए। 4 तो है नहीं 23 है, तो डी को 23 देख के काम नक्की करो भाई। तो कितना हो गया डी का 23, और लिख दो नीचे अपोजिट। ई को देखा तो ई को देख के आपको याद आना चाहिए क्या, ई को देख के आपको याद आना चाहिए 5 और 22। तो 5 और 22 में से कुछ है क्या, नहीं है। यहां तो 8 है या फिर 85 ले सकते हो। तो यहां पे समझ में नहीं आ रहा है सर, 5 है और 22, तो 5 होता है प्लेस, 22 होता है विपरीत, लेकिन ना तो 5 है ना तो 22 है। 22 को जोड़ूंगा 2 और 2 को 4, 4 भी नहीं है, तो यहां पे तो भारी दिक्कत हो गया। तो ई का भी मेरे को मिला ही नहीं है, ई को छोड़ दो एक बार के लिए। ई का मेरे को भी मिला ही नहीं है, तो ई को एक बार के लिए छोड़ दो। अब ई को एक बार के लिए छोड़ोगे, अब देखो ई को एक बार के लिए आप छोड़ोगे, तो ई को एक बार के लिए आप छोड़ देते हैं। डी का तो कंफर्म हो गया 23 विपरीत है, ई को एक बार छोड़ दो। वी में आ जाओ। वी को देख के आपको याद आना चाहिए क्या 22 और 5। वी को देख के 22 और 5, वी का होता है 22 प्लेस वैल्यू और 5 होता है विपरीत। तो 5 तो दिखाई दे रहा है मेरे को, तो इसको दे दो वी को, और ये भी क्या है अपोजिट है। उसके बाद आ जाओ आई में। आई का देख के आपको याद आना चाहिए क्या, तो आई का होता है 9। 9 के साथ साथ क्या 18 भी याद आना चाहिए। तो 9 और 18 में से कुछ है क्या, नहीं है, तो आई को भी पेंडिंग छोड़ दो। अभी बात करते हैं एल की। एल का क्या होता है, एल का होता है 12 और 15। 12 और 15 में से कुछ है क्या, 15 है, तो एल को दे दो 15 अपोजिट। इसका मतलब डी का अपोजिट, उसके बाद वी का अपोजिट और एल का अपोजिट। तो भाई आई और ई में ऐसी क्या खास बात है, ई और आई में ऐसी क्या खास बात है कि मैं ई को कितना लिख रहा हूं 8 और आई को कितना लिख रहा हूं 12।
समझ आ रहा है आपको क्या करना है? डी को देखा 4 और 23 याद आना चाहिए, 23 मिला दे दो, डी को लिख दो अपोजिट। ई का दिमाग लग ही नहीं रहा है, छोड़ दो। वी को देखा तो 22 और 5, 5 है तो दे दो, वी को लिख दो अपोजिट। आई का दिमाग नहीं लग रहा, छोड़ दो। एल को देखा तो 12 और 15, 15 अपोजिट, लिख दो एल को अपोजिट। अब बचा क्या? ई का 8 होगा, कंफर्म है, ये ई का होगा कंफर्म, और ये किसका होगा? आई का कंफर्म। लेकिन कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ई और आई में ऐसी क्या खास बात है? तो ई और आई में खास बात क्या है? दोनों स्वर हैं ये। ई और आई में खास बात क्या है जो बाकी से ई और आई को अलग कर रहे हैं? तो ई और आई क्या है? स्वर हैं। तो ई का होता क्या है? 5, लेकिन लिखा क्या है? 8। चलो 3 बढ़ा के लिख दिया। क्या आई में भी ऐसे ही किया है? आई का 9, लिखा क्या है? 12, 3 बढ़ा के लिख दिया। मतलब यहां पे आपको यह समझ में आ रहा है कि स्वर का जो प्लेस वैल्यू है उसमें 3 जोड़ के लिख दिया है, और व्यंजन का विपरीत लिखा है। व्यंजन का विपरीत लिखा है, यह मेरे को समझ आ रहा है। देख सकते हैं, डी व्यंजन तो व्यंजन का विपरीत, ई स्वर तो स्वर का प्लेस में 3 जोड़ा है, वी व्यंजन तो व्यंजन का विपरीत, आई स्वर तो स्वर में 3 जोड़ा है प्लेस वैल्यू में, एल व्यंजन तो व्यंजन का विपरीत लिख दिया है। ट्राई करते हैं क्या बर्थ में भी ये काम कर रहा है? काम कर रहा है मतलब आपका काम आसान हो गया। इसमें स्वर क्या है? आई, बाकी कोई स्वर नहीं है। बी व्यंजन 2 होता है, 2 का विपरीत 25, बिल्कुल है। आई स्वर 9, 9 में 3 जोड़ा कितना? 12, ठीक है। आर व्यंजन 18 होता है, 18 का विपरीत 9, बिल्कुल है। टी 20 होता है, 20 का विपरीत 7, बिल्कुल है। एच 8 होता है, 8 का विपरीत 19, बिल्कुल है। ऐसा प्रश्न ही पूछेगा, समझ आ रहा है? कितना अच्छा प्रश्न है। सीजीएल मेंस में से प्रश्न बनते हैं। तो आपको देखना है भाई कि डी दिखा तो 4 और 23 कुछ याद आना चाहिए। 4 है क्या? नहीं है, 23 है तो दे दो। ई को देखे तो 5 और 22 याद आना चाहिए। 5 और 22 में से कुछ है क्या? नहीं है। क्या 4 है क्या? 4 भी नहीं है, तो पेंडिंग छोड़ो ई को। वी को देखे तो 22 और 5 याद आना चाहिए, 5 है तो दे दो। आई को देखे तो आपको 9 और 18 याद आना चाहिए, ना तो 9 ना ही 18, 1 और 8 जोड़े 9, 9 18 में से कुछ नहीं है। आई को पेंडिंग छोड़ो। एल को देखे तो एल को देख के 12 और 15 याद आना चाहिए, 15 है, दे दिया। मतलब डी का अपोजिट मिल चुका है, वी का अपोजिट मिल चुका है, एल का अपोजिट मिल चुका है, ई और आई बच रहा है। अब ई को देखे तो 5 याद आता है और 22, तो 5 में 3 जोड़ा 8। आई को देखे तो 9 याद आता है और 18, 9 में 3 जोड़ा 12। तो आपने देखा ई और आई में ऐसी क्या खास बात है? तो ई और आई स्वर है। स्वर का प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ दिया है, व्यंजन का विपरीत लिख दिया है। अब केवल बर्थ वाले को फटाफट चेक करना है क्या ये पैटर्न लग रहा है। तो आप बोलेंगे बी व्यंजन विपरीत, बी का विपरीत होता है 25। आई स्वर 9, 9 में 3 जोड़ा 12। आर व्यंजन विपरीत कितना होता है? 9। टी व्यंजन विपरीत कितना होता है? 7। एच व्यंजन विपरीत कितना होता है? 19। विपरीत का मतलब क्या होता है? 4 का विपरीत 23, योग 27 होना चाहिए, तो 4 का विपरीत 23, 8 का विपरीत 19। तो यहां पे काम खत्म। ग्लोरी का पूछा है, देखो ग्लोरी का पूछा है, इसमें स्वर क्या है? केवल ओ है। अब जी का देखिए, जी का क्या होता है? 7, 7 का अपोजिट 20। एल का क्या होता है? 12, 12 का अपोजिट 15। ओ होता है स्वर 15, 15 में 3 जोड़े 18, स्वर में 3 जोड़ना है प्लेस वैल्यू में। आर का क्या होता है? 18, 18 का अपोजिट 9। वाई का क्या होता है? 25, 25 का अपोजिट 2। 20, 15, 18, 9, 2। ये देखिए 20, 15, 18, 9, 2, ऑप्शन बी। इस लेवल के प्रश्न ही बनते हैं। तो वापस से बता रहा हूं, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं उतना आपके सामने कर रहा हूं। चलिए अगला देखते हैं। ये भी आपका देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत अच्छा प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है ये भी। देखिए बोल क्या रहा है? VIRTUE, इसको क्या लिखा है? वो 201 लिखा है। और अगला है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को क्या लिखा है? देखिए 218। तो पूछ रहा है प्रोफेन को क्या लिखेगा? तो अभी उसको छोड़ देते हैं। दोनों में सेम पैटर्न लगना चाहिए, तब जाके तीसरे में लगाएंगे। तो आप जब चेक करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ऊपर प्लेस वैल्यू को लिखना, नीचे विपरीत वैल्यू को लिखना, दोनों को साथ साथ लिखना। तो वी का मतलब क्या होता है? 22, तो ऊपर 22 लिखो, नीचे 5 लिखो। आई का होता है 9, तो ऊपर 9 नीचे 18। आर का होता है 18, तो ऊपर 18 नीचे 9। टी का होता है 20, तो ऊपर 20 नीचे 7।
U का क्या होता है 21, तो ऊपर 21 नीचे 6, E का होता है 5, ऊपर 5 नीचे 22, मतलब ऊपर प्लेस वैल्यू को और नीचे विपरीत वैल्यू को लिख रहा हूं। अब जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए, 21 और 5 हो गया 26, 26 और 20 कितना हो गया 46, 46 और 18 कितना हो गया 46 और 18 50, 54 10 64, 64 और 9 कितना हो गया 73, 73 और 22 कितना हो गया 75, 10 85 10 95, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 95। 95 से 201 का कोई संबंध नहीं बैठ रहा है। चलो इसको देखते हैं, 22 6 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा 44, 44 और 5 कितना 49, 49 और 18 कितना हो जाएगा, तो 49 और 18, 49 और 18 कितना हो जाएगा भाई, 49 में 18 जोड़ेंगे तो 49 में 8 जोड़ेंगे 57, 10 67 हो जाएगा। लेकिन 67 देखा तो 201 बन रहा है, ये तो ध्यान देना पड़ेगा, 67 से 201 बन रहा है, 67 का 3 गुना 201, तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। समझ आ रहा है, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। 67 का 3 गुना क्या है 201 है। इसका मतलब विपरीत को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो आया उसका 3 गुना कर दिया मैं। क्या इसमें भी लागू हो रहा है? अब मैं प्लेस वैल्यू को नहीं लिखूंगा क्योंकि प्लेस वैल्यू से तो मिल ही नहीं रहा है, विपरीत वाले का 3 गुना, ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं होगा। पैटर्न लग रहा है, 67 का 3 गुना 201 आ गया। अब चलिए इसको देखते हैं, टी का विपरीत 7, एकदम याद होना चाहिए, क्लास में मैंने एकदम याद करा दिया। टी का कितना 7, 20 होता है, विपरीत कितना 7, आर का 18 होता है, विपरीत कितना 9, ए का 1 होता है, विपरीत कितना 26, जी का कितना होता है 7, विपरीत कितना 20, ई का कितना होता है 5, विपरीत कितना 22, डी का होता है 4, विपरीत कितना 23, वाई का होता है 25, विपरीत कितना 2। जोड़िए इसको, 23 और 2 25, 25 और 2 27 और 20 47, 47 और 20 कितना हो जाएगा 57 10 67, 67 और 6 73 और 20 93, 93 और 7 कितना 100, 100 और 9 कितना 109, और 109 का तो डबल होता है 218 यार, 109 का तो डबल होता है 218। दिक्कत हो गई अब तो, यहां पे विपरीत का टोटल करके 3 गुना किया, यहां पे विपरीत का डबल करके देखा 218। अब दिक्कत यह आ रही है कि भाई यहां पे प्रोफेन में क्या करूंगा 3 गुना 2 गुना, और ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता है कि एकदम सही सही बैठ जाए। 201 बैठ रहा है, 218 बैठ रहा है, मतलब विपरीत का टोटल तो करना ही है मेरे को, विपरीत का टोटल तो मेरे को करना ही है। लेकिन ये 3 और 2 के पीछे का लॉजिक क्या है, ये 3 और 2 के पीछे का लॉजिक समझेंगे तो ये 3 क्या है, इनको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3 हो गया। चलो कुछ लॉजिक समझ आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का आधा 3.5, लेकिन यहां तो 2 है, ये भी लॉजिक काम नहीं आ रहा है। तो ये 3 और 2 के पीछे का लॉजिक खोजो, तो 3 और 2 के पीछे का लॉजिक खोजेंगे तो आपको समझ में आएगा इस शब्द में स्वर कितने हैं। ये देखो 1 2 और 3, 3 स्वर हैं तो गुणा किया है 3 से। ये वाले शब्द में स्वर कितने हैं 1 और 2, तो गुणा किससे किया है 2 से। ये लॉजिक है। इस प्रकार के इस लेवल के प्रश्न पूछ रहा है। अब बन जाएगा प्रोफेन, ये देखिए अब ये आसानी से बन जाएगा, समझ आ रहा है। तो P का होता है 16, विपरीत हो जाएगा 11, R का 18 विपरीत हो जाएगा 9, O का 15 विपरीत हो जाएगा 12, F का होता है 6 विपरीत हो जाएगा 21, A का 1 विपरीत हो जाएगा 26, N का 14 विपरीत हो जाएगा 13, E का 5 विपरीत हो जाएगा 22। जोड़ दो 22 और 13 35, 35 और 26 कितना आएगा 35 और 6 41, 41 और 20 61, 61 और 1 62, 62 और 20 कितना 82, 82 2 84 10 94, 94 और 9 कितना होगा 103, 104 और 114, 114 होगा। अब 114 होगा, कितने स्वर हैं देखो तो 1 2 3, कितने स्वर हैं 3, 342। तो आंसर क्या आ जाएगा 342। लिख लीजिए, ऐसे प्रश्न ही पूछेगा पीएससी, क्या पता इसी को पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यह है न्याय निगमन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्याय निगमन, सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का चैप्टर न्याय निगमन, समझ आ रहा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से तो प्रश्न पूछेगा ही, मैंने एनालिसिस वाले वीडियो में भी आपको समझाया था कि प्रश्न यहां से तो पूछना तय है, कहीं से पूछे कि मत पूछे, इस चैप्टर से प्रश्न बनना तय है।
और इसके 2 वीडियो भी डले हुए हैं, उन वीडियोस को अगर देख लेंगे तो प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो यहां पे बहुत ज्यादा डील नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को 4 घंटे चाहिए होंगे पूरा न्याय निगमन समझाने के लिए कम से कम। 2 वीडियोस डले हैं, उसमें आइदर और का केस छूट गया था, वो नहीं बता पाया था मैं। फिर भी 2 वीडियो को आप देख लेंगे तो 90% आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम बनाना पड़ेगा, कथन के हिसाब से आपको बताना है कौन से निष्कर्ष सही हैं। और आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, केवल कुछ ये देखिए, केवल कुछ ऐसे ही आजकल पूछे जा रहे हैं। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए ये हो जाएगा कुत्ता, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ऐसा बनेगा डायग्राम। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली शेर हैं, ऐसा बनेगा, सभी बिल्ली शेर हैं, सभी बिल्ली शेर हैं, ऐसा बनेगा। अगला, केवल कुछ शेर चूहे हैं, केवल कुछ शेर चूहे हैं, तो केवल कुछ शेर चूहे हैं, उसका डायग्राम कैसा बनेगा, देखो केवल कुछ शेर चूहे हैं, केवल कुछ में क्या फर्क होता है, तो केवल कुछ शेर चूहे हैं मतलब कुछ शेर तो चूहे हैं और कुछ शेर ऐसे भी हैं जो चूहे नहीं है। ये तो आपको समझना पड़ेगा, ये तभी समझ आएगा जब आप देखेंगे मेरा वीडियो। कोई चूहा गाय नहीं है, तो कोई चूहा गाय नहीं है, ये देखिए कोई चूहा गाय नहीं है, ऐसा बनेगा डायग्राम। आपको समझना है कि कुछ ए बी हैं और केवल कुछ ए बी हैं, दोनों में फर्क है। कुछ ए बी हैं और केवल कुछ ए बी हैं, दोनों में फर्क होता है। कुछ ए बी हैं का डायग्राम ऐसा बनता है, कुछ ए बी हैं और केवल कुछ ए बी हैं, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ए तो बी हैं और कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पे बी नहीं है। ये 2 चीजें हैं आपको समझनी है। कुछ ए बी है मतलब सिंपल सी बात है, सम ए आर बी, लेकिन केवल कुछ ए बी है मतलब कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है। तो वैसा ही मैंने किया, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते और बिल्ली में कॉमन, सभी बिल्ली शेर हैं तो सारे के सारे बिल्ली शेर के अंदर। केवल कुछ शेर चूहे हैं, तो कुछ शेर तो चूहे हैं, ये देखिए कुछ शेर चूहे हैं और कुछ शेर ऐसे भी हैं जो चूहे नहीं हैं। कोई चूहा गाय नहीं है, तो चूहे के पूरे सर्कल का गाय के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। अब निष्कर्ष क्या बोला है देखिए, तो आपको समझ में आएगा। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी गायों के शेर होने की संभावना है, सभी गायों के शेर होने की संभावना है। क्या मैं सारे के सारे गाय को उठाकर, ये देखिए, क्या मैं सारे के सारे गाय को उठाकर शेर के अंदर ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। कोई रोकने वाला है क्या? नहीं है। आप बोलेंगे सर ये क्रॉस तो रोक देगा, लेकिन ये क्रॉस इतने क्षेत्र में लाने से रोक रहा है कि आप इतने क्षेत्र में गाय को ला नहीं सकते, क्योंकि इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ क्रॉस है। लेकिन यहां पे सभी गायों के शेर होने की संभावना है। क्या पूरे गाय को शेर के अंदर ला सकता हूं मैं? संभावना वाला प्रश्न है, पॉसिबिलिटी वाला। तो सारे गाय को शेर के अंदर ला सकता हूं, यहां ले आऊंगा, यहां इधर लाने से मेरे को कोई रोक नहीं रहा है, इसीलिए निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही। सभी गायों के शेर होने की संभावना का मतलब क्या? सारे गाय को उठा के शेर में डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं, कोई रोक नहीं रहा है। सारे गाय को उठा के शेर में डाल दिया, तो सारे गाय को उठा के शेर में डालने से मेरे को कोई रोक नहीं रहा है। इसका मतलब यह संभावना क्या होगी? सही होगी। सारे गाय के शेर होने की संभावना सही। पूरे गाय को शेर में डालने से कोई रोकेगा क्या? रोकता कौन है? क्रॉस। दूसरा देखो, सभी शेरों के चूहे होने की संभावना है, सभी शेरों के चूहे होने की संभावना। तो जब मैं पूरे शेर को उठा के, ये देखो ये है पूरे शेर, जब मैं पूरे शेर को उठा के चूहे में डालूंगा तो ये क्रॉस मना कर देगा भाई, क्योंकि केवल कुछ शेर ही चूहे हैं। इसका मतलब कंफर्म है कि कुछ शेर ऐसे भी हैं जो चूहे नहीं हैं। तो जब मैं सारे के सारे शेर को उठा के चूहे में डालूंगा, सारे शेर को उठाने का मतलब क्या हो गया? ये देखो ये पूरे शेर हैं। जब मैं पूरे शेर को उठा के चूहे में डालूंगा तो ये वाले शेर बोलेंगे हम चूहे में जा ही नहीं सकते। इसका मतलब सारे शेर को उठा के चूहे में डालना संभव नहीं है। दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। तो और अधिक समझना है तो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, वो 2 वीडियोस देख लेंगे तो आसानी से ये समझ आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, केवल निष्कर्ष 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सभी टेबल कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी पेन है, केवल, ये देखिए यहां पे केवल वाला पूछ लिया है, ये तो और टफ है। इस साल सीजीपीएससी में यही किया है। इस साल सीजीपीएससी में जो प्रश्न पूछा है उसी के अनुसार मैं प्रश्न करा रहा हूं आपको। तो पहला क्या है? कथन सभी टेबल कुर्सी हैं,
तो सारे के सारे टेबल जो है वो कुर्सी हैं, तो सारे के सारे टेबल कुर्सी हैं। ये देखिए सारे के सारे टेबल क्या है, कुर्सी। ऐसा बनेगा डायग्राम। कुछ कुर्सी पेन है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, जितना बोला है उतना ओवरलैप करना है, तो कुछ कुर्सी पेन है, ऐसा बनेगा। कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो पेन पेंसिल नहीं है मतलब पेन के पूरे सर्कल का पेंसिल के पूरे सर्कल से क्रॉस लगा दो। तो पेन के पूरे सर्कल का पेंसिल के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस लगा दो। केवल पेंसिल चाबी है, इसको बोलते हैं ओनली। तो जब भी केवल वाला कथन आएगा तो इसको सभी लगा के उल्टा रीड करना। इसको कैसे रीड करेंगे, सभी चाबी पेंसिल हैं, ये मैंने बताया है। इसको रीड कैसे करेंगे, सभी चाबी पेंसिल हैं। इसको रीड कैसे करेंगे, केवल वाला कथन आएगा तो इसको उल्टा रीड करना, सभी चाबी पेंसिल हैं। और सभी चाबी पेंसिल हैं तो इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये चाबी हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पे समझना है कि ये जो है फिक्स है, ये हिल नहीं सकता यहां से। केवल वाला है मतलब फिक्स है, तो जब केवल वाला कथन होगा तो इसको रीड कैसे करते हैं, सभी चाबी पेंसिल हैं। अब सभी चाबी पेंसिल है तो चाबी अंदर और पेंसिल बाहर, लेकिन ये फिक्स है, ये हिलेगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, इसमें खास बात क्या है, ये फिक्स है मतलब ना तो कोई इसमें आ सकता है, ना ही ये उठ के कहीं जा सकता है। तो 2021 पीएससी में सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा था। अब देखो, सभी चाबी के कुर्सी होने की संभावना, क्या सारे चाबी को मैं कुर्सी में ला सकता हूं, तो चाबी तो फिक्स है, कहीं जाएगा ही नहीं, इसीलिए गलत हो गया। केवल वाला जो है एकदम फिक्स रहेगा। ये केवल वाला जो कथन है इसको उल्टा पढ़ना, सभी चाबी पेंसिल हैं, तो चाबी अंदर पेंसिल बाहर, लेकिन ये अंदर वाला जो है वो फिक्स रहेगा, हिलेगा ही नहीं। मैंने बोला सभी चाबी के कुर्सी होने की संभावना, क्या सारे चाबी को कुर्सी में ला सकता हूं, तो चाबी एकदम फिक्स है, वो हिलेगा ही नहीं, इसीलिए आप ला नहीं सकते, पहला गलत। कुछ कुर्सी टेबल हैं, कुछ कुर्सी टेबल है, सही होगा। कुछ कुर्सी टेबल है मतलब कुछ का मतलब कॉमन दिखना चाहिए यार, तो कुर्सी और टेबल में ये वाला पोर्शन क्या है, पूरा कॉमन है, सही होगा। आप बोलेंगे कॉमन कैसे है सर, मान लो मैं इस रूम के अंदर हूं, तो रूम का और मेरा थोड़ा सा पोर्शन तो कॉमन है ना। मैं इस रूम में अगर खड़ा हूं मतलब रूम का जो आयतन है उसका आयतन मेरे आयतन के साथ कॉमन है ना यार। मैं फ्लोर में खड़ा हूं तो फ्लोर का जितना क्षेत्रफल है, मैं कुछ ना कुछ क्षेत्रफल में खड़ा हूं मतलब मेरा क्षेत्रफल पैर का जो है वो फ्लोर के साथ क्या है, कॉमन है। तो वही बात तो हो रहा है यहां पे, टेबल कुर्सी के अंदर है मतलब टेबल और कुर्सी में थोड़ा सा पोर्शन तो कॉमन है ही। समझ आ रहा है, मैं इस रूम में हूं मतलब मेरा और रूम का पोर्शन थोड़ा कॉमन है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या होगा, सही होगा। कुछ पेंसिल के कुर्सी होने की संभावना है, कुछ पेंसिल के कुर्सी होने की संभावना। कुछ पेंसिल बोला है, कुछ पेंसिल मतलब थोड़े से पेंसिल को, कुछ पेंसिल का मतलब होगा थोड़े से पेंसिल को उठा के कुर्सी में डाल सकता हूं क्या, बिल्कुल डाल सकता हूं, कोई रोक नहीं रहा है। थोड़े से पेंसिल को उठा के कुर्सी में डाल सकता हूं, कोई रोक नहीं रहा है, मतलब सेकंड और थर्ड सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कोई सा ऑप्शन ऐसा है, बिल्कुल है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 सही है। बहुत आसानी से बनेगा, मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस क्लास में कराया है, तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे से वो देख रहे होंगे, तो पहले खुद से ट्राई करना, तो आपको दिखाई देगा बहुत आसान प्रश्न है ये, तो 10-10 सेकंड में बन जाएंगे आपसे। तो खुद से ट्राई करना पहले, उसके बाद नहीं बनेगा तो एक्सप्लेनेशन देखना इसका आप लोग। चलिए तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्या बोला देखिए, मई 1993 को कौन कौन सी तारीख को रविवार था। तो मई 1993 को कौन कौन सी तारीख को रविवार था, मतलब जब मई 1993 आया होगा, कहने का मतलब 1993वें साल में मई जब आया होगा तो रविवार कौन कौन सी तारीख को पड़ा होगा, ये पूछ रहा है। तो कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए भाई। कैलेंडर के जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये सीखने के लिए भी आप वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब में कुछ वीडियोस मेरे पड़े हैं कैलेंडर को लेके, तो उन वीडियोस को देख के आप बेसिक कंसेप्ट को सीख सकते हैं। तो मई 1993 को कौन कौन सी तारीख को रविवार था, तो आप इसको देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, तो आप क्या करिए, 1 मई 1993 को निकाल लीजिए कौन सा दिन था, उसके अकॉर्डिंग रविवार की बात करेंगे। तो पहले निकाल लो कि 1 मई 1993 को कौन सा दिन था। अब कैसे निकालोगे, तो आपको बताना है कि 1 मई 1993 तक विषम दिन की संख्या कितनी होगी। तो आपको बताना है 1 मई 1993 तक विषम दिन की संख्या कितनी होगी। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 1992 वर्ष पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 1992 वर्ष पूरे कंप्लीट।
और 93वें वर्ष का जनवरी कंप्लीट, फरवरी कंप्लीट, मार्च कंप्लीट, अप्रैल कंप्लीट और मई में कितना दिन कंप्लीट? एक दिन कंप्लीट। ये कौन सा वर्ष है? ये 1993वां वर्ष है। लिख सकते हो वैसा, 1992 वर्ष पूरे कंप्लीट हो गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 1 मई, ये 1993वें वर्ष का कंप्लीट। तो जनवरी कितने दिन का? 31, फरवरी 28। क्यों 28? क्योंकि ये साधारण वर्ष है। मार्च 31, अप्रैल 30 और मई में कितना? 1। 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 3। विषम दिन मतलब 7 से भाग दे रहा हूं। 28 दिन मतलब कितने विषम दिन? 0। 31 दिन मतलब कितने विषम दिन? 3। 30 मतलब कितना विषम दिन? 2। 1 मतलब विषम दिन भी 1। ये तो आपको देखना पड़ेगा बेसिक मेरा, तब समझ में आएगा आपको। अब 1992 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो आप इसको तोड़ेंगे 1900 वर्षों में प्लस 92 वर्षों में, तो 1900 वर्षों को तोड़ेंगे 1600 वर्षों में प्लस 300 वर्षों में। तो 1600 वर्षों में विषम दिन 0 होते हैं, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होता है। तो ये सब तभी समझ आएगा जब बेसिक चीजें आप समझेंगे। 92 वर्षों में आपको तोड़ना पड़ेगा, तो 92 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे और सिंपल ईयर कितने होंगे, ये आपको तोड़ना पड़ेगा। तो 92 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? तो 92 संख्याओं में 23 संख्याएं भाग जाएंगी 4 से, तो 23 होंगे लीप ईयर। तो बचे कितने? 12 में 3 गया 6, सॉरी 12 में 3 गया 9 और 8 में 2 गया 6, 69 सिंपल ईयर। अब एक लीप ईयर में होता है 2 विषम दिन, एक लीप ईयर में होता है 2 विषम दिन, तो 23 लीप ईयर में कितना विषम दिन हो जाएगा? 46। एक सिंपल ईयर में होता है 1 विषम दिन, एक सिंपल ईयर में होता है 1 विषम दिन, तो 69 सिंपल ईयर में कितना विषम दिन हो जाएगा? 69। अब 46 ना बोलकर 7 छक 42 कितना बोलेंगे आप? 4। 69 ना बोलकर 7 9 63 कितना बोलेंगे? 6। जैसे ही विषम दिन 6 से ऊपर जाता है 7 से भाग दे देता हूं मैं, तो 7 छंग 42 बचा कितना? 4। 7 9 63 बचा कितना? 6। टोटल कितना? 6 4 10 1 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 1 20, तो टोटल विषम दिन 20। 20 ना बोलकर 6, और 6 विषम दिन का मतलब क्या होता है? शनिवार। तो जो कैलेंडर का बेसिक देखे होंगे, समझे होंगे, उन्हीं को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। उनको पता होना चाहिए 1600 वर्षों में विषम दिन 0, 300 वर्षों में विषम दिन 1। समझ आ रहा है? ये सब तभी समझ आएगा जब आप कैलेंडर का बेसिक देखे होंगे। जैसे ही विषम दिन 6 के ऊपर जाएगा 7 से भाग देके शेषफल को लिखते हो, तो 20 ना बोल के 6 बोलूंगा। 6 विषम दिन मतलब क्या? शनिवार। इसका मतलब 1 मई को क्या पड़ा होगा? 1 मई 1993 को पड़ा होगा शनिवार। अब 1 मई 1993 को शनिवार था, तो 2 मई को क्या होगा? रविवार। मतलब पहला रविवार 2 तारीख को आया होगा। अब पहला रविवार 2 तारीख को, तो अगला 7 दिन के बाद 9 तारीख को, अगला 7 दिन के बाद 16 तारीख को, अगला 7 दिन के बाद 23 तारीख को, अगला 7 दिन के बाद 30 तारीख को। तो ऑप्शन देख सकते हैं 2 9 16 23 और 30, 2 9 16 23 और 30। तो इसके लिए कैलेंडर का बेसिक अगर आप सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो बेसिक का वीडियो डला हुआ यूट्यूब में देख लीजिए। किसी भी डेट का दिन आपको बताने आना चाहिए। 2017-18 में इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा भी गया था। किसी भी डेट का दिन आपको बताने आना चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या किए हैं? 1 मई 1993 का दिन बताए। तो 1 मई 1993 को पड़ा था शनिवार। तो ये बताने का तरीका बहुत आसान है, 30 से 40 सेकंड लगता है, लेकिन इसके लिए पूरा 2 घंटे का बेसिक आपको समझना पड़ता है। 2 घंटे का पूरा बेसिक आपको समझना पड़ेगा। तो मैं यहां पे वो बेसिक तो नहीं समझा पाऊंगा। बेसिक समझना है आपको तो आप वीडियोस देख सकते हैं, कैलेंडर के पड़े हुए हैं। तो 1993वां वर्ष रनिंग है, तो 1992 पूरे हो चुके हैं। 93वें का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 1 मई कंप्लीट। विषम दिन का कैलकुलेशन कर रहे हो आप। 1992 वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे? 1900 वर्षों में प्लस 92 वर्षों में। 1900 को तोड़ेंगे 1600 प्लस 300 में। 1600 वर्षों में 0 होता है, 300 वर्षों में 1। 92 वर्षों में लीप ईयर 23, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 23 में 46। एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन, 69 में 69। 46 मतलब 4, 69 मतलब 6। टोटल करेंगे 20, 20 मतलब 6, 6 मतलब शनिवार। तो 1 मई 1993 को शनिवार था, तो 2 मई को रविवार, 2 मई को रविवार, तो 9 तारीख को रविवार, 16 को रविवार, 23 को रविवार, 30 को रविवार। अच्छा प्रश्न है ये। देखिए ये प्रश्न और भी अच्छा है, घड़ी का प्रश्न है।
एक घड़ी जो समान रूप से तेज होती है, देखिए एक घड़ी जो समान रूप से तेज होती है, रविवार सुबह 9 बजे 4 मिनट सुस्त हो जाती है। रविवार सुबह 9 बजे, तो क्या बोला है, रविवार सुबह 9 बजे 4 मिनट सुस्त हो जाती है, मतलब यहां पे 4 मिनट पीछे थी, ये 4 मिनट पीछे थी। आने वाले शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को, ये देखिए क्या बोल रहा है, आने वाले शुक्रवार को रात 9 बजे, तो आने वाले शुक्रवार को रात 9 बजे, आने वाले शुक्रवार को रात 9 बजे 4 मिनट 15 सेकंड आगे थी, 4 मिनट 15 सेकंड आगे थी, तेज का मतलब आगे। जब रविवार सुबह 9 बजा था तो यह घड़ी 4 मिनट पीछे थी, जो आपकी घड़ी खराब वाली है 4 मिनट पीछे थी। शुक्रवार रात में 9 बजा तो आपकी घड़ी 4 मिनट 15 सेकंड आगे थी। तो इस घड़ी में वास्तविक समय कब दर्शाया गया था? कहीं ना कहीं पे सही समय तो बताया ही होगा ना, कहीं ना कहीं पे सही समय तो बजा ही होगा, क्योंकि 4 मिनट पीछे थी और फाइनली यहां पे 4 मिनट 15 सेकंड आगे है। मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे जर्नी में आप खुद सोचो ना यार, जब 9 बजा था तो ये 4 मिनट पीछे थी, जब शुक्रवार रात में 9 बजा है तो ये आगे है। मतलब कहीं ना कहीं तो सही समय के साथ मैच की होगी, ये कहीं ना कहीं सही समय के साथ मैच की होगी, गारंटी है एकदम। तो वही वाला समय कौन सा था ये पूछा है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इस पूरे यात्रा में, मतलब रविवार सुबह 9 बजे से शुक्रवार रात के 9 बजे, रविवार सुबह 9 बजे से शुक्रवार रात के 9 बजे, इस पूरे यात्रा में ये घड़ी कितना गेन कर रही है। गेन मतलब कितना ज्यादा चली है। तो आप देखेंगे पहले 4 मिनट पीछे थी और लास्ट में 4 मिनट 15 सेकंड आगे है। मतलब देखा जाए तो ये घड़ी इस पूरे यात्रा में 8 मिनट 15 सेकंड क्या गेन की है। गेन का मतलब ज्यादा चली है। ये घड़ी पूरे यात्रा में 8 मिनट 15 सेकंड गेन की है। मतलब इस पूरे यात्रा में ये घड़ी 8 मिनट 15 सेकंड गेन की है। गेन करने का मतलब ज्यादा चली है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भाई 4 मिनट गेन करने में कितना समय लेगी। ये आपको बताना है 4 मिनट गेन करने में कितना समय लेगी। क्यों? क्योंकि 4 मिनट पीछे है। जैसे ही 4 मिनट गेन करेगी, गेन करने का मतलब अधिक चलना, जैसे ही 4 मिनट गेन करेगी सही समय के साथ मैच हो जाएगा इसका समय। तो आपको पहले तो ये पूरा जर्नी निकालना पड़ेगा कि ये जर्नी कितने घंटे का था, क्योंकि उतने ही घंटे में 8 मिनट 15 सेकंड गेन की है। गेन कितना करना है इसको, 4 मिनट। क्यों? क्योंकि 4 मिनट पीछे है। जैसे ही 4 मिनट गेन करेगी, गेन करने का मतलब अधिक चलना। ये ड्यूरेशन मान लो 100 घंटे का है, ये ड्यूरेशन मान लो 100 घंटे का है, तो आपकी जो घड़ी है वो कितना चल रही है 100 घंटे में। समझेंगे, ये ड्यूरेशन अगर 100 घंटे का है तो आपकी घड़ी कितना चल रही है, 100 घंटा चली और उससे 8 मिनट 15 सेकंड अधिक। क्योंकि 4 मिनट पीछे थी वो गेन की है और 4 मिनट 15 सेकंड आगे है। मतलब आपकी घड़ी अगर ये यात्रा 100 घंटे की है तो आपकी घड़ी 100 घंटा तो चली और उससे 8 मिनट 15 सेकंड अधिक। तो आपको निकालना है शुरू में कितना पीछे थी, 4 मिनट। जैसे ही ये 4 मिनट गेन करेगी राइट टाइम से मैच हो जाएगा टाइम। तो 4 मिनट गेन करने में कितना समय लगाएगी ये निकालना है। तो पहले तो निकालो कि 8 मिनट 15 सेकंड गेन करने में कितना घंटा ली है। मतलब यहां से यहां तक का यात्रा कितने घंटे का है। तो रविवार सुबह 9 बजे से, देखो रविवार सुबह 9 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे 24 घंटा, सोमवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 9 बजे 24 घंटा, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, कितना दिन हो गया 5 दिन। 5 दिन हो गया मतलब 24 घंटा प्रत्येक दिन में। तो 24 इंटू 5 कितना हो गया 120 घंटा। तो ये हो गया। तो रविवार सुबह 9 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे 5 दिन होगा पूरा पूरा, मतलब 120 घंटा। लेकिन शुक्रवार रात का 9 बजे तो इसमें 12 घंटा और जोड़ दिया, कितना हो गया 132। इसका मतलब क्या हुआ, ये घड़ी 8 मिनट 15 सेकंड गेन किए कितने घंटे में 132 घंटे में। तो पहला लाइन जो आपने निकाला कि ये घड़ी जो है 8 मिनट 15 सेकंड गेन करने में कितना समय लगा रही है 132 घंटा लगा रही है। चूंकि आपको 4 मिनट गेन का निकालना है तो इस सेकंड को पहले घंटे में बदलो यार। 8 मिनट में है 15 सेकंड को घंटे में बदलो, सॉरी 8 मिनट में है 15 सेकंड को मिनट में बदलो। कितना जाएगा 8 चौको 32 और 1 33/4 मिनट। ये तो कर पाएंगे।
8 मिनट 15 सेकेंड को मिनट में बदला तो 8 तो ऑलरेडी मिनट में है, 15 सेकेंड को मिनट में बदला तो 15/60 मतलब 1/4, 33/4 मिनट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 33/4 मिनट गेन करने में कितना घंटा लगाई है, 132 घंटा। तो 1 मिनट गेन करने में कितना घंटा लगाएगी, तो 132 इंटू 4/33, 33 से काटेंगे 4 बार, इसका मतलब 1 मिनट गेन करने में कितना घंटा लगाएगी, 16 घंटा। गेन कितना कराना है, 4 मिनट गेन कराना है, तो 4 मिनट गेन कराने में कितना घंटा लगेगी, तो 4 मिनट गेन कराने में लेगी कितना घंटा, 64 घंटा। जैसे ही 64 घंटा होगा ये घड़ी 4 मिनट गेन कर लेगी। मतलब सही घड़ी 64 घंटा चलेगी तो गलत वाली घड़ी जो है वो 64 घंटा और 4 मिनट चलेगी। 64 घंटा और 4 मिनट, इसका मतलब वो 4 मिनट गेन की, मतलब सही घड़ी 64 घंटा चली तो गलत वाली घड़ी जो है वो 64 घंटा और 4 मिनट, और 4 मिनट गेन करने पर राइट टाइम से क्या हो जाएगी, मैच। इसका मतलब 64 घंटे में ये राइट टाइम से मैच करेगी। तो जोड़ दो, रविवार सुबह 9 बजे में 64 घंटा, तो रविवार सुबह 9 बजे में 64 घंटा जोड़ो, तो रविवार सुबह 9 बजे में 24 घंटा जोड़ेंगे तो सोमवार का सुबह का 9 बजेगा। फिर से 24 घंटा जोड़ दो तो मंगलवार सुबह 9 बजेगा, 48 तो हो गया, कितना बचा, 16 घंटा और बचा है। अब इसमें 12 घंटा जोड़ो तो मंगलवार रात का 9 बजेगा। कर पाएंगे ऐसा, 64 घंटा जोड़ना था तो रविवार सुबह 9 बजे में 24 घंटा जोड़े, सोमवार सुबह 9 बजे, 24 घंटा जोड़े मंगलवार सुबह 9 बजे, 12 घंटा जोड़े मंगलवार रात में 9 बज गया। कितना घंटा और बच गया, देखो 24 24 48 और 12 कितना हो गया, 60, 4 घंटा और बचा है। 4 घंटा और जोड़े, 10 11 12 1 बज गया तो 1 AM कौन सा दिन का, बुधवार का हो गया ये। तो बुधवार 1 बजे, ऑप्शन देख लो, सुबह 1 बजे बुधवार। ये देखो इस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो मैंने सारे प्रश्न ऐसे ही उठाए हैं जो कि पीएससी में पूछे जा सकते हैं, आसान करके। फालतू का आपका मैं खुश नहीं करना चाहता आपको कि आप खुश हो जाएं, बहुत आसान प्रश्न है। जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे वही करा रहा हूं मैं। तो आपको समझना था भाई कि पूरे ड्यूरेशन में 132 घंटे में ये 8 मिनट 15 सेकंड गेन की है। 4 मिनट गेन करने का मतलब ऐसा, कितना घंटा में ये 4 मिनट गेन कर लेगी, तो 64 घंटे में 4 मिनट गेन कर रही है। मतलब 64 घंटे अगर चलती है कौन, तो 64 घंटे चलती है कौन अगर सही घड़ी, तो ये वाली घड़ी 64 घंटा और 4 मिनट, मतलब गेन कर ली 4 मिनट, और 4 मिनट गेन की तो राइट टाइम से मैच हो गया। तो रविवार सुबह 9 बजे में 64 घंटा जोड़ेंगे तो बुधवार का रात का मतलब सुबह वाला 1 बजेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया हुआ समीकरण सही हो जाता है। समीकरण में चिन्हों को परस्पर बदलने पर 4 विकल्प में से एक विकल्प समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदल देने पर समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। ऑप्शन रख के देख लो। जैसे ये कोई समीकरण है, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दो, तो प्लस और माइनस को परस्पर बदलूंगा तो समीकरण बनेगा इस प्रकार से। मतलब प्लस के प्लेस पे क्या लिख दिया माइनस, और माइनस के प्लेस पे क्या लिख दिया प्लस। तो ऑप्शन रख के देखो। अब इसको सॉल्व करो तो वी बॉड मास लागू होगा इसमें, तो वी बॉड मास लागू होगा। कितना आएगा देखो, पहले भाग करते हैं, पहले भाग करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा, आएगा 3। अब 3 आएगा, 4 3 12 होगा भाई, तो 8 3 24 प्लस 3 कितना आ रहा है, 5 3 8। 8 में 24 को माइनस करेंगे तो 3 के बराबर तो नहीं आएगा। मतलब प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने पर आप देख पा रहे हैं बराबर में 3 तो आएगा ही नहीं, माइनस लिख दिया प्लस के प्लेस पे और माइनस के प्लेस पे प्लस लिख दिया, तो ये हो जाएगा कितना, पहले भाग देंगे 3 आया, गुणा करेंगे 24 आया। अब 5 और 3 8, 24 में 8 जाएगा तो माइनस का 16 बच रहा है, जबकि आना चाहिए 3। अब माइनस और भाग को इंटरचेंज करते हैं, तो माइनस और भाग को इंटरचेंज करिए, तो माइनस और भाग को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस के प्लेस पे भाग लिख दीजिए और भाग के प्लेस पे माइनस। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो 8/12 हो जाएगा। ये 8/12 मतलब देखो 4 दूनी 8, 4 3 12 हो जाएगा। ये पहले भाग देंगे 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12,
ये देखिए 2/3 माइनस 4, 3 से 3 खत्म, 5 और 2, देखो 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा, 5 + 2 माइनस 4, 7 में 4 जाएगा, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो माइनस और भाग वाले चिन्ह को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो 3 आ जाएगा। जल्दबाजी में ऐसा मत बोलना सर यहां पे तो भाग बन रहा है, अब ये कट नहीं रहा है, 12 से 8 भाग नहीं जा रहा है, आंसर आ रहा है। देखो 8 भागित 12 मतलब कितना, 8/12, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 3 और 3 खत्म, तो 5 और 2 7, 7 में 4 गया, 3 आ गया। देखो तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से दो चिन्हों को परस्पर इंटरचेंज करने से समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो आपने देखा वो दो चिन्ह कौन कौन से हैं, माइनस और भाग, इन दो चिन्हों को परस्पर बदल देंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। 3 टाइप के लोग हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले, हॉकी पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले। तो बोल रहा है दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। अब देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों, तो क्रिकेट और टेनिस बोला है तो आपको हॉकी से लेना देना है ही नहीं, हॉकी पसंद करें कि मत करें उससे मतलब नहीं है। क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं देखते हैं। तो क्रिकेट को बता रहा है ट्रायंगल और टेनिस को बता रहा है सर्कल। तो 17 लोग ये क्रिकेट में भी आ रहे हैं और टेनिस में भी आ रहे हैं, ये 15 लोग क्रिकेट में भी आ रहे हैं टेनिस में भी आ रहे हैं, ये 8 केवल टेनिस में आ रहे हैं, ये 21 टेनिस और हॉकी में आ रहे हैं। तो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, 17 और 15 कितना हो जाएगा, 32। आंसर क्या होगा, 32। बच्चे क्या बोलेंगे सर ये 15 को क्यों लिए हो, ये 15 तो हॉकी भी पसंद करते हैं, उससे मतलब क्या है यार। आपको बोला गया क्रिकेट और टेनिस, अगर प्रश्न ऐसा होता कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं परंतु हॉकी नहीं, अगर ऐसा बोलता परंतु हॉकी नहीं, परंतु हॉकी नहीं, तब आंसर कितना होता, तब आंसर होता कितना, 17 होता। अगर ऐसा नहीं बोला है भाई तो मत करना, अगर ऐसा बोला है तो ठीक है 17, नहीं बोला है तो हॉकी से क्या लेना देना यार। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोला राम श्याम मोहन, ये 3 लोग हैं, राम को हॉकी पसंद है टेनिस पसंद है, श्याम को हॉकी पसंद है टेनिस पसंद नहीं है, और मोहन को हॉकी पसंद है टेनिस पसंद है क्रिकेट भी पसंद है। मैं बोला हॉकी और टेनिस दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे हॉकी और टेनिस पसंद करने वाला राम भी है मोहन भी है, क्रिकेट से क्या लेना देना यार। मैंने बोला हॉकी और टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो राम है और मोहन, हॉकी और टेनिस दोनों पसंद करते हैं दोनों, क्रिकेट से मतलब थोड़ी है मेरे को, हॉकी पसंद करता है राम भी, हॉकी और टेनिस दोनों पसंद करता है राम भी और मोहन भी, क्रिकेट से क्या मतलब है मेरे को। लेकिन प्रश्न मेरा ऐसा होता हॉकी और टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं जो क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, तब आंसर क्या होता, राम होता। तो उसी प्रकार यहां बोला क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले, तो क्रिकेट और टेनिस मतलब त्रिभुज और सर्कल में आएंगे, ये 17 ये 15, ये 15 जो है ये हॉकी भी पसंद करते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है मेरे को। बोला है क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले, 17 + 15 कितना हो जाएगा, 32। अगर प्रश्न होता जो हॉकी पसंद नहीं करते हैं तब आंसर कितना होता, 17 होता। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। तो बहुत ज्यादा समय मैंने ले लिया है 10 प्रश्नों में, तो आज के इस वीडियो में 10 प्रश्न ही करते हैं, इसको भाग 1 समझिए, अगला भाग मिल जाएगा। बहुत सारे प्रश्न में रखा था, देखिए ये जो आंकड़ा, ये देखिए एनालॉजी के और भी प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिले होंगे, एनालॉजी का ही प्रश्न है ये देखिए लुप्त पद का प्रश्न है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है जो कि बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, वक्तव्य दिया रहेगा और पूर्वानुमान दिया रहेगा। ये सारे प्रश्न मेरे को समझाने थे अभी, ये देखिए कथन कार्यवाहियां, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रश्नों का अप्रोच बताता, ये देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, यह है आंकड़ा निर्णय वाला प्रश्न, आंकड़ा निर्णय, ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है। ये पिछले 2 सालों में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। ये कंडीशंस आपको कुछ दिया रहेगा, ये देखिए ये बहुत सारे प्रश्न मेरे को कराने थे, ये देखिए ये कंडीशंस आपको इस प्रकार से दिया रहेगा और उसके बाद ये बोल देगा प्रश्न। तो भाग 2 में मैं सारे प्रश्नों को कोशिश करूंगा कवर कर लूं, जो बचे 20 प्रश्न हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं,
मिलते हैं अगले वीडियो में। भाग 2 के वीडियो में सारे प्रश्नों को, जो 20 प्रश्न है, वो सारे प्रश्नों को कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में प्रश्न थोड़े कम हो पाते हैं। मैं चाहता हूं कि जो प्रश्न हो रहे हैं उनके बेसिक कंसेप्ट को आप सीखें, इसीलिए मैं समय ज्यादा देता हूं। जैसे मैं सीरीज वाले प्रश्न का बेसिक पूरा समझा दिया कि अगर नया प्रश्न आया तो आपका सोचने का अप्रोच क्या होगा। घड़ी में, कैलेंडर में मैंने थोड़ा बेसिक आपको समझाया। जितना हो सकता है उतना मैं चाहता हूं कि आपको सीखने को मिले। क्लास में जितना पढ़ाता उतना तो वीडियो में हो नहीं पाएगा, उसके लिए आपको प्रॉपर एक एक लेक्चर को देखना पड़ेगा, एक एक चैप्टर का लेक्चर को। तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो इस वीडियो में केवल 10 ही प्रश्न आपको मिलेंगे। आने वाले वीडियो में ये सारे प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। बहुत अच्छा सैंपल पेपर है ये, जरूर इसको देखें और खुद से ट्राई करें। चलिए, तो न्याय निगमन में अगर कंफ्यूजन होगा तो मेरा वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब में, उसको देख लीजिए। कैलेंडर के चैप्टर में भी अगर कंफ्यूजन है तो कैलेंडर के वीडियोस भी पड़े हैं, उनको देख लीजिए, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।